हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी तन्मयता के साथ जारी रखे होंगे। आज मैं आपका पुनः अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उपस्थित हूं एक नए पेपर और एक नए चैप्टर के साथ। आज हम शुरू कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन। एक समग्र परिचय हम जानेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है और भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है, दुनिया में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है और इन सब में हम कहाँ हैं। हम का मतलब भारत कहाँ है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। इससे पहले लेते हैं आज का विचार, और आज का विचार है अपना कार्य स्वयं करें। स्टूडेंट्स, आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि एक हट्टा कट्टा युवक रेलवे स्टेशन पर उतरता है और वह अपने साथ एक छोटा सा बक्सा भी लिए होता है। वह कुली को आवाज देता है, लेकिन जब कुली नहीं आता तो वो परेशान हो जाता है। सहसा उसके सामने एक धोती कुर्ता पहना हुआ सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति उपस्थित होता है और उसका वह बक्सा उठा लेता है। वह हट्टा कट्टा युवक समझ बैठता है कि यह व्यक्ति शायद कोई कुली ही है और वो आगे आगे चल पड़ता है। अब आगे आगे युवक और पीछे पीछे वह कुली, का मतलब वह व्यक्ति। अब जब अपने गंतव्य तक वह पहुंचता है तो पाता है कि वहां जाकर वह जो व्यक्ति उसके साथ सामान लेकर आया था वह एक कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है, कहिए श्रीमान, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि वह जिस व्यक्ति से मीलों दूर से मिलने आया था यह वही व्यक्ति थे जो उनका सामान ढोकर लाए थे। और वह बहुत शर्मिंदा भी होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हम सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया, और वह संदेश है कि हम सभी को अपना काम स्वयं करना चाहिए। इससे आत्मसम्मान बढ़ता है, आत्मगौरव बढ़ता है और हमारा विलिंग पावर मजबूत होता है। तो क्यों ना अपना काम स्वयं करें। हम अपने काम को दूसरे पे टाल देते हैं, दूसरे को उसके लिए दोषी भी ठहराने लग जाते हैं, और इस तरह के जो कार्य होते हैं उससे हमारी सेल्फ डिपेंडेंसी प्रभावित हो जाती है और हम दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की शुरुआत हो रही है, इसलिए हमें यह भी देखना होगा कि जब तक हम अपना काम स्वयं नहीं करेंगे, जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत नहीं होगी। इसलिए आज का यह संदेश आप सब हमेशा याद रखेंगे, अपना काम स्वयं करें। अब हम आते हैं अपनी विषय वस्तु की ओर। आज का विषय वस्तु बड़ा ही महत्वपूर्ण है, न केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो अर्थशास्त्र से संबंधित हैं, बल्कि उनके लिए भी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं। आज हम देखेंगे नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें, इससे पहले हम जानेंगे कि दुनिया में कितने तरह की इकोनॉमी है। जब हम दुनिया की सारी इकोनॉमी के बारे में जान जाएंगे तो हम यह भी जान जाएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है ना। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। दुनिया में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अब इसको देखने का जो तरीका है वो दो तरीके से हम देखेंगे। एक तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधनों पर किनका स्वामित्व है। ठीक है, इसके आधार पर हम जानेंगे कि दुनिया में कितने तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। और दूसरा जो हमारा तरीका है वह है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के क्रम में दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं और हम उसमें कहाँ हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अब आप गौर से देखें, ये जो एनालिटिकल डायग्राम बना है, इस एनालिटिकल डायग्राम के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 तरह के कार्य किए जाते हैं। एक है P, यहाँ लिखा है P का मतलब है प्रोडक्शन, D का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, R का मतलब रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है, अब ये रूल एंड रेगुलेशन अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए है। ये रूल एंड रेगुलेशन पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बनाया जाता है।
अब देखिए ये उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही कार्य, मतलब उत्पादन और उसका वितरण करने का कार्य यदि प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, किसको दे दिया जाए? प्राइवेट सेक्टर को। ये देखिए निजी लोगों के हाथ में पूरी स्वामित्व हो और उसका रूल एंड रेगुलेशन, मतलब अर्थव्यवस्था का रूल एंड रेगुलेशन की हम बात कर रहे हैं, इस प्रोडक्शन की बात नहीं, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के रूल एंड रेगुलेशन को निजी लोग ही देखेंगे, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था के रूल एंड रेगुलेशन को वहां की गवर्नमेंट देखेगी। ठीक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या कहते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसे हम हिंदी में कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधन एवं वितरण पर निजी लोगों का पूर्ण स्वामित्व पाया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था का दूसरा जो गुण है वो है फ्री मार्केट। फ्री मार्केट का मतलब होता है जहां पे आयात और निर्यात पूरी तरह से फ्री होते हैं, मतलब यहाँ आने और जाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यहाँ पे नए फर्म आ सकते हैं, पुराने फर्म जा सकते हैं, दूसरे देश से आयात किया जा सकता है, दूसरे देश में निर्यात किया जा सकता है। तो फ्री मार्केट है, किसी तरह का कोई प्रतिबंध ना हो, ऐसी अर्थव्यवस्था का यह सबसे बड़ा गुण है। तीसरा जो हम देख रहे हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड। क्योंकि यह निजी हाथों में होता है इसलिए इसका मुख्य जो नेचर है वो क्या है? ये लाभ से प्रभावित होता है। हाउ टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, प्रॉफिटेबल होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है हम अधिक से अधिक लाभ कैसे कमाएं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट ओरिएंटेड इकोनॉमी। तीसरा जो इसका जो गुण है वो है कंपटीशन। क्योंकि एक ही तरह के सामान बेचने वाले कई लोग होंगे, इसलिए इनके बीच क्या होगा? पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई जाएगी, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होगी। अब यहाँ पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पे निजी लोगों का अपना स्वामित्व होता है, इसलिए यहाँ पे आय का वितरण एक समान नहीं पाया जाता है। कहीं बहुत ज्यादा गरीबी भी हो सकती है, कहीं बहुत ज्यादा संपन्न लोग भी हो सकते हैं। तो इनकम का इनइक्वालिटी यहाँ देखने को मिलता है। अब इस तरह की जो इकोनॉमी होगी वह दुनिया में कहाँ पाई जाती है? यूएसए, अमेरिका में, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन एक्सेट्रा। अब हम आते हैं दूसरी अर्थव्यवस्था की तरफ। दूसरी जो अर्थव्यवस्था है उसमें उत्पादन और वितरण, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों ही काम पब्लिक सेक्टर के द्वारा किया जाता है। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या हुआ? लोक कल्याणकारी नीति के द्वारा किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, स्टेट के द्वारा किया जाता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सोशल वेलफेयर। ठीक है, यहां आप देख रहे थे प्रॉफिट ओरिएंटेड है, यहां आप देख रहे हैं सोशल वेलफेयर है। ऐसी इकोनॉमी को हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। चूंकि ऐसी अर्थव्यवस्था में आयात एवं निर्यात पूरी तरह प्रतिबंधित होते हैं। अभी हमने यहाँ क्या कहा था? फ्री मार्केट होता है, जबकि यहाँ क्या होता है? क्लोज्ड मार्केट होता है। आयात और निर्यात पूरी तरह प्रतिबंधित होते हैं, इसलिए इसे हम बंद अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो कहेंगे जहां आयात और निर्यात पूरी तरह प्रतिबंधित हो। तो ऐसी अर्थव्यवस्था कौन सी होगी? समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण करना, और ये सेंट्रली प्लान्ड होता है। और इसमें क्या होगा? सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी हो, इसका लक्ष्य तय किया जाता है ना। और ये जस्टिफिकेशन पे निर्धारित होता है ताकि सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया जाने का प्रयास किया जाता है, और यह समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा गुण है। ऐसा आज वर्तमान युग में अगर देखें तो एक भी इकोनॉमी पूरी तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं है, लेकिन 1991 से पहले यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस, समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण हुआ करता था।
वर्तमान में कहने को चाइना, क्यूबा, रूस सबको हम समाजवादी मान सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। अब हम आते हैं तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर। तीसरी अर्थव्यवस्था जो है वो अर्थव्यवस्था क्या है, यहाँ उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही कार्य प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी किए जाते हैं और पब्लिक सेक्टर के द्वारा भी किए जाते हैं। का मतलब यह है, यहाँ उत्पादन के साधनों एवं वितरण पर निजी एवं लोक मतलब गवर्नमेंट, स्टेट दोनों का अधिकार होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। दरअसल होता यह है कि इन दोनों ही अर्थव्यवस्था का गुण इसमें समाहित होता है। पहली बात ये कि यहां निजी, तो देखिए यहां निजी कैपिटलिस्ट का गुण ले लिया, और दूसरा पब्लिक, इसका भी गुण हमारे पास, दोनों ही गुण इसमें ले लिया जाता है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह चीनी है, यह पानी है और यह शरबत है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अगर चीनी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था यदि पानी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था शरबत है। देखिए यहां से हमने क्या लिया, प्राइवेट सेक्टर के विकास की बात की, लेकिन दूसरी ही तरफ हमने क्या किया, प्लान्ड इकोनॉमी, जो कि समाजवाद से उठाकर लिया गया। और इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, जो यहां से लिया गया इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, लेकिन यहां एक शब्द जोड़ दिया गया है विद सोशल जस्टिफिकेशन, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास की अवधारणा यहां से ली जाती है। अब यहां दूसरी जो बात है वो है सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण किया जाएगा। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यहां जो है वो है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एक और पीपीपी के बारे में आप सुने होंगे, परचेजिंग पावर पैरिटी, लेकिन हम उसकी बात यहां नहीं कर रहे हैं, उसकी बात हम नेशनल इनकम में करेंगे। यहां है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर के भी पार्टनरशिप के साथ भी काम करते हैं, इन दोनों का एक सह अस्तित्व भी होता है। अब आप स्वयं सोचें कि इन तीनों ही व्यवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था कहां सटीक रूप से बैठता है। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण पूरी तरह से निजी हाथों में है? नहीं। क्या यह पूरी तरह से स्टेट के हाथों में है? नहीं। तो फिर ऑप्शन आपके पास क्या बचता है कि यह एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप बोलेंगे कैसे सर? तो ऐसे जैसे देखिए कि आपके यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की दुकान है कि नहीं है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और आपके यहाँ प्राइवेट लोग का भी दुकान है। आपके यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस उपलब्ध कराती है, और आपके यहाँ निजी लोगों का भी ट्रांसपोर्टेशन है ना। आपके यहाँ सेंट्रली प्लान है कि नहीं है? बिल्कुल है। हमारे यहाँ शुरू से प्लान चले हैं, 1951 से हमने प्लान शुरू किया है, और हमारे यहाँ पीपीपी मोड पर भी बहुत सारे कार्य आज किए जा रहे हैं। तो ये सारा ही जो प्रकृति स्वरूप है वह सब हमारी अर्थव्यवस्था से मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब शरबत। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के आधार पर हमने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप मिश्रित है। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दृष्टि से कौन कितना विकास किया है, इसकी दृष्टि से हम जानेंगे कि दुनिया में कितने तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। इसके यहाँ पे कुछ घटक दिए गए हैं, कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं। इन फैक्टर्स के आधार पर हम जानेंगे कि कौन कितना विकास किया है ना। तो सबसे पहला आप जो देख रहे हैं, ये जो एरो है, इस तरह का एरो मतलब बढ़ने की तरफ इशारा करता है, और इस तरह का एरो डाउनवर्ड का इशारा करता है, मतलब एक हाई का है एक लो का है। ठीक है। अब यहाँ हमने किया है BR बर्थ रेट और ये है DR डेथ रेट। जन्म दर बहुत ही तेज है और मृत्यु दर भी बहुत ही ज्यादा है। वैसी इकोनॉमी जहां पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा हो, वैसी अर्थव्यवस्था जहां GDP बहुत ही लो हो। देखिए हमने डबल एरो बनाया है,
बहुत ही लो स्थिति होती है। जीडीपी क्या है इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि जीडीपी क्या है। वास्तव में जीडीपी नेशनल इनकम नहीं होता, तो हम आएंगे उसके बारे में आपको हम बताएंगे। राष्ट्रीय आय का जब हम वीडियो बनाएंगे आप उसे जरूर देखेंगे और आप जानेंगे कि जीडीपी क्या है। यहाँ आप सिर्फ इतना जाने उस अर्थव्यवस्था की संपत्ति है जो बहुत कम होता है। अब यह पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। पूरे राष्ट्रीय आय को हम वहां के पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, तो चूंकि यहाँ बर्थ रेट बहुत ज्यादा है इसलिए यहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम हिस्से में आएगा, इसलिए प्रति व्यक्ति आय निम्न होता है। यहाँ के लोग मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, एग्रीकल्चरल बेस्ड होते हैं, एग्रीकल्चर कृषि पर ही आधारित होते हैं, शिकार करते हैं, इस तरह का ही इनका कार्य होता है। लिटरेसी रेशियो बहुत ही लो होती है। लिटरेसी रेशियो लो होने के कारण क्या होगा, बर्थ रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा और हेल्थ फैसिलिटी बहुत खराब होगी, इसके कारण डेथ रेट बहुत ज्यादा होगा। तो ये दोनों कारक भी बर्थ रेट और डेथ रेट को बराबर बढ़ाए रखते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है एम्प्लॉयमेंट। ऐसी अर्थव्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट की स्थिति, रोजगार की स्थिति बहुत ही खराब होती है। बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार होते हैं और पोवर्टी, इस कारण से पोवर्टी जो है बहुत ज्यादा है, मतलब गरीबी का जो रेट होता है वो ऐसी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे एक और चीज है वो है एमपीसी, इस पे हम आएंगे और इसे हम डिटेल में आपको बताएंगे। इससे पहले नीचे देखते हैं वो है इनइक्वालिटीज। यहाँ पे इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे लोगों का आय बहुत ही कम होता है। जिनके पास रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं उनके पास तो इनकम का एक हिस्सा होता है, लेकिन जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है वो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाते हैं और गरीब हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर असमानताएं पाई जाती हैं, आर्थिक असमानता पाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे एमपीसी को। एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हिंदी में हम कहते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। यह क्या है, इसका मतलब है आय में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि से उस व्यक्ति के उपभोग में होने वाले परिवर्तन का दर। मतलब समझ में आया? मतलब यदि किसी व्यक्ति का इनकम यदि जैसे जैसे बढ़ता है तो उससे उसकी प्रवृत्ति जो है, उपभोग करने की जो प्रवृत्ति है, उसमें जो रेट ऑफ चेंज होता है उसे हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे, है ना। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसका इनकम 200 रुपीज है, ठीक है, और यस ए व्यक्ति है, कोई दूसरा व्यक्ति बी है जिसका इनकम है 1000 रुपीज पर डे। एक का है 200 रुपीज पर डे, दूसरे का है 1000 रुपीज पर डे, ठीक है। अब मान लीजिए यह जो व्यक्ति है ये अपने इनकम का एक बड़ा हिस्सा किन वस्तुओं के क्रय पर खर्च करेगा, उन वस्तुओं के क्रय पर खर्च करेगा जो उनके लिए अति आवश्यक है। और अति आवश्यक वस्तुएं क्या है, भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, रोटी कपड़ा मकान, तो इतना तो जरूर चाहिए। तो भोजन, वस्त्र, आवास में मान लीजिए कि इनका एक बड़ा हिस्सा चला जाता है और वह है 150 रुपीज, ठीक है। जबकि इस व्यक्ति का जो खर्च है, ये चूंकि हाई इनकम का व्यक्ति है, 500 रुपीज, ठीक है। अब आप एब्सोल्यूट टर्म में देखेंगे तो पाएंगे कि मैक्सिमम खर्च कौन कर रहा है, ये बी व्यक्ति। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा किसका है, बी व्यक्ति का। 1000 का 500 रुपया ये खर्च करता है, जबकि ये सिर्फ 150 रुपये खर्च करता है। लेकिन अगर हम रिलेटिव टर्म में इसको देखें तो पाएंगे कि ये व्यक्ति ए जो है वो अपने इनकम का एक बड़ा हिस्सा 75% रुपीज कहां खर्च कर देता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे, जबकि ये व्यक्ति अपना इनकम का मात्र 50% रुपीज ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च करता है। मतलब इनकम को अगर हम दो भागों में बांटें, वाई को इनकम कहते हैं, तो सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो इस व्यक्ति का जिसका इनकम कम होगा उसका ज्यादा क्या हुआ, कंजम्पशन
आप देख रहे हैं, और जिस व्यक्ति का इनकम ज्यादा है उसका क्या हुआ, कंजम्पशन कम हुआ। ठीक है, तो सेविंग ज्यादा हुआ का मतलब है कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती जाती है एमपीसी घटता है और एमपीएस बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ यही बात मैं बताना चाह रहा था कि ऐसी जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उन अर्थव्यवस्थाओं का एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बहुत ही हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनके इनकम का एक बड़ा हिस्सा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे ही चला जाता है। ठीक है, अब ये y इक्वल टू सी प्लस एस है, इसको दूसरे रूप में अगर हम लिखें तो y इक्वल टू सी प्लस आई। क्यों? क्योंकि या तो हम कंजम्पशन पे खर्च करेंगे या तो कहीं निवेश करेंगे। निवेश का क्या तात्पर्य है? निवेश का मतलब है पैसे कहीं लगाना जिससे इकोनॉमिक रिटर्न्स आता हो, जिससे कुछ आय होता हो, है ना। जबकि कंजम्पशन का क्या मतलब है? जैसे हमने एक कपड़ा पहन लिया, हम खाना खा लिए, हम किसी घर में रहने लग गए, तो ये सब क्या हुआ? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जिसपे कोई रिटर्न हमें नहीं प्राप्त होता। ठीक है, लेकिन हमने कहीं कोई दुकान खोल रखा है तो उससे हमें पैसे आएंगे, हमने कोई कंपनी खोल रखी है तो उससे हमें पैसे आएंगे, तो ये एक तरह का निवेश है ना। तो ये निवेश किस चीज पे निर्भर करता है? इसको देखिए हम इक्वेट कर रहे हैं, ये समीकरण ए है और ये बी है ना। अब ए और बी को करेंगे तो क्या होगा? सी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस आई, और ये कट जाएगा तो क्या होगा? एस इक्वल टू आई। मतलब जितना हम सेविंग करेंगे इन्वेस्टमेंट उसी पे निर्भर होगा, उसी के बराबर होगा, है ना। मतलब सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है, जबकि ऐसी अर्थव्यवस्था के पास सेविंग का अभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी आपने इस एग्जांपल में देखा कि इनके पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, क्योंकि ये अपने विकास को पूरा नहीं कर पाया है। ये उस छोटे बच्चे के समान है जो अपने अभी ठेहुने पे चलना सीखा है, ठीक है, सिर्फ रेंग रहा है। इसे हम हिंदी में कहते हैं अविकसित अर्थव्यवस्था। आज भी अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश हैं, छोटे छोटे देश, जो इस अवस्था से गुजर रहे हैं। आते हैं दूसरी अर्थव्यवस्था की ओर, और इस अर्थव्यवस्था की सबसे पहली विशेषता जो हम देखेंगे वो है बर्थ रेट इज ग्रेटर देन डेथ रेट। मतलब मृत्यु दर से जन्म दर ज्यादा होगा। यहाँ जन्म ज्यादा लोग लेंगे और उसकी तुलना में मृत्यु दर कम होगा, मरने वाले लोग कम होंगे। तो इससे क्या होगा? इससे जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, और इसे हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट। ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। जनसंख्या के बढ़ने से क्या होगा? इस अर्थव्यवस्था में अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ का जीडीपी जो है वो बहुत ही कम होगा, जबकि रेट जो है जीडीपी का वो सबसे ज्यादा यहाँ पाया जाएगा। बढ़ने का दर बहुत तेजी होगा, लेकिन जीडीपी बहुत ज्यादा नहीं होगा। धीरे धीरे इसमें विकास की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है, इससे निकलकर हम यहाँ जा चुके होते हैं। यह क्रमिक विकास का दौर चलता है। अब देखेंगे पर कैपिटा इनकम। चूंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए पूरे इनकम को अगर हम जनसंख्या से भाग देंगे तो पर कैपिटा इनकम निकलेगा, और वो यहाँ जनसंख्या के ज्यादा होने के कारण बहुत ही निम्न होगा। ठीक है, आते हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर की तरफ। तो यहाँ ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से ही रोजगार पाएंगे, जबकि इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में उसकी तुलना में कम लोग लगे होंगे। इसके कारण इनइक्वालिटीज में भी वृद्धि होगी। लिटरेसी रेशियो बहुत ही खराब स्थिति में होगी, हेल्थ फैसिलिटी भी बहुत अच्छी नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होगी, और इस कारण से क्या होगा कि यहाँ पे गरीबी बहुत उच्च स्थिति में पाई जाएगी। मतलब यहाँ पे गरीबी का दर बना रहेगा। ठीक है, एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1 होता हो, तो अगर एमपीसी हाई है तो ठीक है कि सेविंग कम है। एमपीसी अगर बड़ा है एमपीएस से तो ये ठीक है कि ये ज्यादा है, फिर भी कुछ तो एमपीएस है, लेकिन यहाँ एमपीएस बहुत ही न्यून होता है, यहाँ तो होता ही नहीं, यहाँ तो मैक्सिमम एमपीसी ही होता है ना। इसलिए ऐसी अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा विकास होता है, एमपीसी फिर भी बड़ा होता है और एमपीएस कम होता है। इनइक्वालिटीज यहाँ पे
पाई जाएगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा यहाँ मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर में लगे होंगे, लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर से यहाँ पे इनकम बहुत ही कम जनरेट हो पाता है। अब हम देखेंगे इस अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे, इस अर्थव्यवस्था को हम कहेंगे डेवलपिंग इकोनॉमी, विकासशील अर्थव्यवस्था। अब वो छोटा बच्चा क्या हुआ, चलना सीख गया है। और तीसरी जो व्यवस्था है वह है डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित अर्थव्यवस्था, और इसमें बर्थ रेट लगभग डेथ रेट के इक्वल हो जाता है। यहाँ का जीडीपी बहुत ही हाई होता है, पर कैपिटा इनकम भी बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रित होती है। यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में कम लोग रोजगार पाते हैं, जबकि इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर की ओर ज्यादा लोग रोजगार पाते हैं। लिटरेसी रेशियो ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता है, हेल्थ रेट भी बहुत अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट की स्थिति बहुत अच्छी होती है, पॉवर्टी रेशियो यहाँ पे कम होती है, गरीबी कम होगा, और एमपीएस यहाँ पे एमपीसी की तुलना में हाई हो जाता है। ठीक है, और यहाँ देखें इनइक्वालिटीज की जो स्थिति है, असमानताएं यहाँ भी पाई जाती है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा था कि कुछ ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जहाँ पे प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। प्रॉफिट ओरिएंटेड इकोनॉमी होने के कारण ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में इनइक्वालिटीज पाई जाती है ना। अमीर लोग बहुत अमीर हो जाते हैं, गरीब बहुत गरीब हो जाते हैं। तो यह स्थिति लगभग तीनों ही कमोबेश इकोनॉमी में देखने को मिलता है। अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड तीनों ही अर्थव्यवस्था में यदि हम भारत की स्थिति को परखने का प्रयास करें तो पाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप विकासशील है, चलना सीख पड़ा है, चलना सीख गया है और अब चल पड़ा है। एरोप्लेन अपने रनवे पे चलता है, फिर टेक ऑफ करता है और फिर अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाता है। तो ये जो प्रारंभिक स्थिति है यह अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज की है, यह जो है ये डेवलपिंग इकोनॉमी की है, और यह जो है ये डेवलप्ड इकोनॉमी की है। मतलब अर्थव्यवस्था तीन अवस्थाओं से होकर गुजरती है। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वह विकासशील है। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि दुनिया में तीन तरह की इकोनॉमी पाई जाती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड, और भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड, और भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। उम्मीद करता हूं कि आप अभी तक भारतीय अर्थव्यवस्था से पूरी तरह से परिचित हो गए होंगे, और अगले वीडियोज में हम जानेंगे सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, पूरे अर्थव्यवस्था के कार्यों को हम कितने भागों में बांटते हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको सरल से सरल शब्दों में समझा सकूं, और मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आप अधिक से अधिक अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करें। अगले वीडियोज में हम आएंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर के। तब तक के लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल जारी रखें, और फिर वही बात कहूंगा, अपना कार्य स्वयं करें, अपना आत्मसम्मान बढ़ाएं, अपना गौरव बढ़ाएं और अपने देश का नाम रोशन करें। मेरी ओर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।